जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। बड़ा आपने ध्यान से सुनना है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब हम हिप्नोसिस में जाते हैं तो इसका बेसिकली प्रोसेस क्या होता है। यानी कि आप एक सेशन प्लान कर रहे हैं। आपने एक सेशन प्लान करना है कि जो किसी को अगर आपने हिप्नोटाइज करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखिए, आपने प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, टेक्निकली अंडरस्टैंड करना है। अब हिप्नोसिस का जो प्रोसेस होता है ना, उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी प्रोसेस का मतलब टाइमिंग देख लेंगे। जो भी आपने हिप्नोसिस का सेशन किसी के साथ करना है, उसको आप तीन हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। एक हिस्सा वो होता है जिसे हम प्री हिप्नोसिस कहते हैं। यानी कि हिप्नोटाइज करने से पहले आपने क्लाइंट के साथ क्या करना है। इसका मकसद ये होता है कि आप उस क्लाइंट को ऐसा प्रिपेयर करें ताकि आप हिप्नोसिस में जब हों तो अच्छी तरह चले जाएं, या वो आपके हिप्नोसिस के प्रोसेस को फैसिलिटेट करें। देखिए, बहुत से लोग इन चीजों को केटर नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ हिप्नोसिस में बस बंदे को ले गए तो बस जी हमने हिप्नोटाइज कर लिया। देखिए, उस हिप्नोटाइज करने का फायदा ही नहीं है जब तक आप उससे कोई आउटकम नहीं लेते। देखिए, लोग हिप्नोसिस को ये समझते हैं कि आपने किसी की आंखें बंद करवा के उसको रिलैक्स कर दिया तो ये हिप्नोसिस नहीं। हिप्नोसिस एक बड़े काम के लिए आप यूज करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं हो रहा, तो हिप्नोसिस का क्या फायदा अगर आपने सिर्फ आंखें बंद करनी। इसलिए मैं आपको प्री हिप्नोसिस में हमने क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्री हिप्नोसिस का मतलब ये है कि हिप्नोटिक स्टेट से पहले क्या क्या किया जाए तो आपका जो हिप्नोसिस का प्रोसेस है वो ठीक हो। इसका मकसद ये है। अब तीन तीन पार्ट जैसे मैंने बताया कि हिप्नोसिस का जो टाइम है या हिप्नोसिस का जो सेशन है उसके तीन हिस्से होते हैं। एक प्री हिप्नोसिस है, यानी कि हिप्नोटाइज करने से पहले आपने कुछ काम करने, वो अभी आपको बताता हूँ। फिर जब हिप्नोटाइज हो जाता है तो हिप्नोटाइज स्टेट में आपने क्या करना है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर जब आप Ini mama. हिप्नोसिस से निकालते हैं, जब आप किसी को हिप्नोसिस से निकालेंगे तो हिप्नोसिस के बाद आपने क्या करना है। उसको ऐसे जाने नहीं देना, उसको छोड़ नहीं देना। उसको हम पोस्ट हिप्नोसिस कहते हैं। तो ये तीन एरियाज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनको जरा गौर से देखना है और गौर से सुनना है कि आपने करना क्या है और उनकी टाइमिंग्स क्या क्या हो सकती हैं। ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जब भी आपने किसी को हिप्नोटाइज करने का प्लान किया है या आपका कोई क्लाइंट है जिसको आप हिप्नोसिस के जरिए उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले, अब देखिए, आपने उस अगले बंदे को अंडरस्टैंड करना है कि आप किस तरह उसके साथ। देखें, हिप्नोसिस का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिकेशन है कि आपने उससे कम्युनिकेट करना है। यानी कि आपने उसको इस अंदाज से कम्युनिकेट करना है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आपकी बातों को सुने, ठीक है। ताकि जब तक आपके ऊपर वो ट्रस्ट या बातों को नहीं सुनेगा वो हिप्नोटाइज कैसे होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें आपने हर वो साइंस सीख लेनी है जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि एनएलपी जो है वो बेहतरीन आर्ट है, आप इसको अलहदा से सीखें। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि एनएलपी का हिप्नोसिस के साथ सीखना इंतहाई जरूरी है। तो एनएलपी की एक टेक्निक होती है जिसे मोडालिटीज कहते हैं। यानी कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि नेक्स्ट पर्सन की जो मोडालिटी है वो क्या है, यानी वो किस अंदाज में ज्यादा अच्छा समझना चाहता है, ठीक है। इसका जो लेक्चर है, आप मेरा अगर एनएलपी की सीरीज देखें यूट्यूब में जाके तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि मोडालिटीज से आप अच्छा कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो हर बंदे की एक स्पेसिफिक मोडालिटी होती है, पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि वो किस मोडालिटी में बात करना चाहता है। देखिए, चार तरह की मोडालिटीज होती है कम्युनिकेशन के हवाले से, जिसमें एक ऑडिटरी होती है, एक विजुअल होती है, एक काइनेस्थेटिक होती है, एक ऑडिटरी डिजिटल होती है। फिर इसका तरीका भी मैंने बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस बंदे की मोडालिटी कौन सी है, किस मोडालिटी को ज्यादा प्रेफर करता है। फिर आप उस अंदाज में उससे बात करते हैं। वो भी बताया गया कि अगर किसकी मोडालिटी कौन सी है तो उससे कैसे बात की जाए।
तो जब आप ये चीज सीख जाते हैं ना, तो अगले बंदे के ऊपर ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, अच्छा आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। फिर आपने मोडालिटीज के अलावा उसकी सजेस्टिबिलिटी टेस्ट पहले से ही कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप उसको हिप्नोटाइज करेंगे, तो हिप्नोटाइज करने के लिए आपकी सजेस्टिबिलिटी स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या उसके मुताबिक सजेस्टिबिलिटी स्टाइल है। अगर उसके मुताबिक सजेस्टिबिलिटी स्टाइल नहीं, जो आपने पढ़ा है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ये आपने पहले करके रख लेना है कि मैं जब इसको हिप्नोटाइज कर रहा हूँ या हो रहा होगा या हो जाएगा, तो उस टाइम आप जो उसको सजेशंस देते हैं, जिस जो प्रॉब्लम होता है उससे निकलने के लिए आप उसको जो सजेशंस देते हैं, वो वो किस स्टाइल में आपने देना है, उसको हम सजेस्टिबिलिटी स्टाइल कहेंगे। और वो एक टेस्ट के जरिए आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको हैंड राइटिंग से सजेस्टिबिलिटी फाइंड आउट करने का बताया, फिर मैंने आपको फिंगर क्लोजिंग टेस्ट आपको मैंने बताया, उससे आपको पता चल सकता है। फिर आप हैंड राइटिंग कर सकते हैं। फिर आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है। बॉडी लैंग्वेज आप ऐसी 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 बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करें जो उसको पसंद है, जो उसको अच्छा लगता है। तो आप सेपरेट में बॉडी लैंग्वेज की साइंस सीख सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। किसी को कन्विंस करना हो तो कौन सी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आनी चाहिए, यानी किसी को हिप्नोटाइज करने से पहले अगर आपको कुछ उसको रिलैक्स कर लेते हैं, तो हिप्नोसिस में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो हिप्नोसिस का ट्रू प्रोसेस है, उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपने प्री हिप्नोसिस का कर लेना। अब इसकी जो टाइमिंग होती है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, तो यूजुअली 20 एक मिनट, 15 से 20 मिनट, ये सारी आपको असेसमेंट आप कर सकते हैं उसकी। उसकी आप फॉर्मल असेसमेंट भी है कर सकते हैं, उसके फॉर्मल टेस्ट भी हैं। तो आप एक जानकारी कर सकते हैं कि अगला बंदा कैसा है, आपको कैसे बात करनी चाहिए, तो वो उसके लिए अच्छी होगी, ये वो आपकी बात को ट्रस्ट करेगा। तो ये जब तक ये वाली स्टेट आप कामयाब नहीं ना बनाएंगे, प्री हिप्नोटिक जो टाइम है या सेशन है, इसको आप बेहतर नहीं करेंगे, तो आपका जो हिप्नोसिस का प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब फर्ज करें ये सारी चीजें आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि आपने क्लाइंट के साथ एक रिपोर्ट डेवलप की, ट्रस्ट डेवलप किया थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू मोडालिटीज, या कोई भी आपने इनमें से बॉडी लैंग्वेज की साइंस को यूज करते हुए। फर्ज करें एक एक बंदे की बॉडी लैंग्वेज बड़ी ओपन है, तो आपको ओपन होकर बात करें ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ मिरर करे। यानी कि आपने उसको मिरर करना है। अगर मिरर चीजें नहीं होंगी ना, तो वो आपको उस तरह लेगा नहीं। तो जब ये चीजें एस्टेब्लिश हो जाएं, तो फिर आप हिप्नोसिस के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। हाँ, हिप्नोसिस के अंदर जो टेक्निक्स आपने यूज करनी है, उस टेक्निक को आपने समझने के लिए पहले एक्सप्लेन कर देना, वो भी प्री हिप्नोसिस में। फर्ज करें आपके क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप उसको कोई भी टेक्निक यूज करना चाहते हैं, तो आप उसको पहले एक्सप्लेन कर दें, तो ये प्री हिप्नोसिस में आ जाएगा। वो आपने टेक्निक्स भी उसको एक्सप्लेन करनी है, जो उसका प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज किया है वो भी आपने कर लेना है, उसकी हिस्ट्री ले लेनी है, उसका प्रॉब्लम क्या है। और उसके ऊपर आपने, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उसके ऊपर एक हम टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम अग्रीमेंट कहते हैं। अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हिप्नोसिस का सेशन करने से पहले आप कॉन्शियसली अवेयर हों कि आपका कौन सा प्रॉब्लम उसका हल करने जा रहे हैं। इसको हम अग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं, ज़ाहिर है पता ही होगा हमें कि हम कौन सा मसला हल करने जा रहे हैं। नहीं, पता भी हो, लेकिन कॉन्शियसली आपने ऐसे कहना है। फर्ज करें एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे एंग्जाइटी का इशू है, ये फाइनल हो गया कि उसकी एंग्जाइटी का हमने हल करना है। तो फिर हम एक दफ़ा कॉन्शियसली उसे कहेंगे अच्छा आपके एंग्जाइटी को फिर ख़त्म कर दें, यानी कि आपने इसके ऊपर फोकस करना है। एक दो दफ़ा भी इवन कह सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, इसको हम अग्रीमेंट टेक्निक कहते हैं। उससे फायदा ये होता है कि वो इंसान एट उस टाइम उस चीज के ऊपर फोकस कर लेता है। ठीक है, उसका एक मोटो बन जाता है कि मैंने इसको सॉल्व करना। तो ये यानी कि ये वाला जो आपका प्री हिप्नोसिस सेशन इस टाइम खत्म हो जाना चाहिए कि आपने उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और उसके ऊपर एग्री कर लिया कि हमने इसके ऊपर काम करना। और जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको पता होगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब वो बंदा हिप्नोसिस में जाएगा, तो मैंने क्या बोलना है, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ। कोई भी आपका हिप्नोसिस का जो सेशन होगा उसके 3 हिस्से रफली बना लें कि एक प्री हिप्नोसिस वाली चीजें हैं, यानी उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि अगले बंदे को अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक आप बात करें, उसके मुताबिक कम्युनिकेट करें ताकि ट्रस्ट डेवलप हो, वो आपको अच्छी तरह सुने, आपकी सजेस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उस इंसान के लिए। तो ये सबसे पहले आपने, और इसके लिए मैं अक्सर आपको कहूंगा कि आपने 2-3 चीजें जरूर सीखनी है। देखिए, जब आप नॉलेज इंटीग्रेटेड यूज करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है। देखिए, एज ए पर्सनली मैं क्या करता हूँ, आई नो बॉडी लैंग्वेज, आई नो एनएलपी, आई नो हिप्नोसिस, आई नो हैंड राइटिंग एनालिसिस। तो जब मैं सारी चीजें एट अ टाइम यूज करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह असेस करता हूँ, उसके प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं फोकस करवाता हूँ कि अब हमने करना क्या। जब मैं उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एग्रीमेंट कर लूंगा, मुझे मेरे जहन में एक टेक्निक भी आ जाएगी ना कि मैंने अब टेक्निक कौन सी यूज करनी। हम प्रॉब्लम से रिलेटेड जो टेक्निक चूज करेंगे वो टेक्निक उसको पहले एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हिप्नोसिस के अंदर आपने जो है वो आप कोई चीज वो समझा नहीं सकते, हम सिर्फ वो कर सकते हैं। जब वो हिप्नोटिक स्टेट में होगा हमने करनी है, और वो करने के लिए आप उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे कि जब आपकी आंखें बंद होंगी तो मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज करूंगा। आप इवन उस एक्सरसाइज कह सकते हैं, उसका टेक्निक का टेक्निकली नाम भी ना लें कि आप कौन सी टेक्निक यूज करने जा रहे हैं। इसकी एक वजह होती है कि क्लाइंट जो है वो फिर उसको गूगल करेगा कि ये टेक्निक है, इसका क्या फायदा है, ये कैसे काम करती है, तो आप उसको ऐसे ट्रबल में डालेंगे। तो आपने ये नहीं करना। तो जब ये हो जाएगा तो फिर आप उसको हिप्नोटाइज करेंगे। अब हिप्नोटाइज दो तरह का होता है। एक, आपने उसको लिटरली यानी कि आपने हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाना है, जो कि आप एक हिप्नोटिक टेक्निक यूज करेंगे ताकि उसको आप हिप्नोटाइज कर लें। लेकिन वो जब हिप्नोटाइज हो जाएगा, उस हिप्नोटिक स्टेट के अंदर आपने क्या करना है कि आपने उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम हल करना है उससे रिलेटेड आपने कोई टेक्निक यूज करनी। वो टेक्निक बेसिकली एक सजेशन ही होगा, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर वे में होगा, क्योंकि जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं ना तो आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स को एंटरटेन नहीं करता, वो इमेजेस को एंटरटेन करता है। यानी कि जो भी आपने सजेशन देना है वो टेक्निक की शक्ल में देंगे तो वो ज्यादा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे दो टेक्निक यूज करनी, एक तो उसको हिप्नोसिस में लाने के लिए यूज करनी, फिर जब वो हिप्नोटाइज हो चुका होगा तो फिर उसका जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने टेक्निक यूज करनी ताकि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो फॉर एग्जांपल इस टेक्निक में हम क्या करें, पहले आप हिप्नोटिक टेक्निक यूज करेंगे, आपने उसको हिप्नोटाइज कर लिया, वो मैं आपको अलहदा से बताता हूँ कि हिप्नोटाइज करना कैसे। जब आप वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिसमें आप सीबीटी की भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, एनएलपी की टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपने यहाँ पे एनएलपी को या सीबीटी को मर्ज कर सकते हैं हिप्नोसिस में। एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे आपने कभी सुना हो, कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी। इसका मतलब है सीबीटी की जो टेक्निक्स है वो स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन जब सीबीटी की टेक्निक आप हिप्नोटिक स्टेट में डालते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आपने फर्ज करें किसी को एंजाइटी थी, आपने एंजाइटी आइडेंटिफाई किया, पहले आपने हिप्नोटाइज किया, आप उसकी एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए आप एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, फर्ज करें टाइमलाइन थेरेपी आप यूज कर रहे हैं। तो टाइमलाइन थेरेपी या एक्सपोजर थेरेपी, कोई भी आप थेरेपी यूज करेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर्ड होगी। तो स्ट्रक्चर टेक्निक इसलिए हम यूज करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इमेजेस आपने बनाने, उस स्ट्रक्चर को पहले हम इवन एक्सप्लेन भी करेंगे, वो प्री हिप्नोसिस में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि जब आपकी आंखें बंद हो चुकी होंगी तो हम आपसे ये टेक्निक, मैं आपसे ये एक्सरसाइज करवाऊंगा, ये पहले समझ लें। वो आपने हिप्नोसिस से पहले उसको समझा चुके होना कि मैं जब आपकी आंखें बंद कराऊंगा तो मैं आपसे ये एक्सरसाइज करवाऊंगा, ये पहले समझ लें, ताकि उसको ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्लोज्ड आइज उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो उस टाइम विद इन हिप्नोटिक सेशन आप समझाएंगे तो उसको कोई कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने क्या करना, उसके लिए फिर प्रॉब्लम होगा। तो आपकी जो टेक्निक यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो बेसिकली सजेशंस ही होते हैं, जिसे हम सजेशंस कहते हैं कि हिप्नोटिक स्टेट में आपने सजेशन देना,
जब आप सजेशंस देंगे तो वो बंदा हील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब वो हील होता है ना, तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड टेक्निक हम यूज करते हैं। एक और मैतीस, यानी कि हिप्नोसिस में 3 टेक्निक आपने यूज करनी है। एक टेक्निक आपने यूज करनी है कि आपने उसको हिप्नोटाइज करना है। दूसरी टेक्निक जो मेजर टेक्निक होगी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें फर्ज करें स्विच पैटर्न्स हैं, एक्सपोजर थेरेपी है, टाइमलाइन थेरेपी है, ठीक है, लाइक टू डिसलाइक टेक्निक है। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज होती है। जब आप ये टेक्निक यूज कर रहे होंगे तो उसकी इफेक्ट को बेहतर करने के लिए कुछ साथ एसोसिएटेड टेक्निक हम यूज करते हैं। एसोसिएटेड यानी कि उस टेक्निक के साथ कुछ और टेक्निक मिलाते हैं ताकि जो पहली टेक्निक उसका इफेक्ट और बढ़ जाए। जिसमें फर्ज करें एंकरिंग टेक्निक है, एंकरिंग टेक्निक है, सर्कल टेक्निक है। जब वो आप एसोसिएटेड टेक्निक इस्तेमाल करते हो, उनकी टाइमिंग है, फिर आपने कब यूज करनी है वो भी आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पे समझना ये मकसद है। तो जब आप एसोसिएटेड टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जो अच्छा इफेक्ट उस सेशन में आ रहा होगा वो और अच्छा हो जाएगा और जल्दी हो जाए। और कुछ में टेक्निक्स आपको एसोसिएटेड टेक्निक्स ऐसी भी होती हैं जो आपको बता रही होती है कि ये बंदा ठीक हो रहा है और अब हो गया। यानी वो टेक्निक्स आप खुद बताएंगे कि ये बंदा ठीक हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है ना, पहले सेशन के अंदर बंदा ठीक हो जाता है। हाँ, उसमें रिलैप्स जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि जिससे होगा क्या कि आपको एटलीस्ट पहले सेशन में बंदा ठीक होगा। चक्कर ही कोई नहीं, बिल्कुल बंदा ठीक हो जाएगा। हाँ, रिलैप्स उसमें हो सकते हैं, ठीक है। मैं साइकोलॉजिकल इश्यूज की ज्यादा बात करूंगा। ऑब्वियसली फिजिकल इश्यूज भी मैनेज होते हैं, लेकिन कम होते हैं, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते इस टेक्निक से, इसकी एक लिमिट है। तो अब एसोसिएटेड टेक्निक आप ऐसे यूज करेंगे जिससे आपको पता भी चल जाएगा ये बंदा ठीक है। जब आपको लगेगा कि ये बंदा अब ठीक हो गया, तो आप उसको हिप्नोटिक स्टेट से बाहर लेके आते हैं। हिप्नोटिक स्टेट में बाहर लाने का भी एक तरीका, हम ऐसे नहीं कहते हैं कि आप आंखें खोल, तो आप प्रोग्रेसिवली कहते हैं कि आप फर्ज करें उसे कहते हैं कि मैं 1 to 10 काउंट करूंगा और 10 पे आपने आइज खोलनी। तो आप इसको या 10 से 1 पे ले आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो एक रिवर्स सेक्शन में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आईज आपने क्लोज जो है वो की हुई है, ओपन करवाने के लिए आप वापस आए, तो आप 10 से 1 की तरफ आए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। और आप स्लोली स्लोली लेके आए, जैसे फर्ज करें, जैसे आपको टेक्निक खुद बताएगी कि बंदा ठीक हो गया, और जैसे ठीक हो जाएगा तो आप उसे अब कहेंगे आई विल बी काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1, एट 1 यू विल ओपन योर आइज। तो इस तरह आपने उसको इसी स्टेज में हिप्नोसिस से बाहर भी लेके आना। जब आप उसको हिप्नोसिस से बाहर लेके आएंगे तो वो हिप्नोटिक सेशन खत्म हो जाएगा। अब अभी आपका ओवरऑल सेशन खत्म नहीं हुआ, जो हीलिंग सेशन है, हीलिंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं है। तो अभी हिप्नोसिस का प्रोसेस शुरू है, लेकिन कुछ चीजें अभी बाकी, जब जो आप बाद में नहीं लगाएंगे तो आपका हिप्नोसिस का जो आपने काम किया वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है। तो आपने भी कुछ पोस्ट हिप्नोसिस चीजें भी करनी है ताकि उसका भी आपको फायदा हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो है ब्रेक द स्टेट। पहली टेक्निक आपने जो यूज करनी होती है कि जैसे उसकी आंखें खुलेंगी ना, तो आपने, अक्सर लोग गलती ये करते हैं किसी भी एरिया में, कि जब आप किसी का कोई काम कर रहे होते हैं और वो काम हो जाता है, आपको पता भी हो गया, लेकिन एक रीचेक करते हैं कि अच्छा हो गया, कितना सुकून आया, कितना आपको अच्छा लगा। ये कभी ना बात करें, क्योंकि जब आपको एक दफा चेक कर लिया हो गया, तो फिर आपने ना किसी और मौजू पे अचानक बात करनी होती। अगर आप उसको दोबारा बार बार पूछे ना, ये बड़े लोगों की गलत आदत होती है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो बंदा सोचने लग जाता है, जब वो सोचता है ना, तो हो सकता है दोबारा उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाए। इसीलिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे के, ये सिर्फ हिप्नोसिस में नहीं है, हर वो जगह जहाँ पे आप एक को काम करते हैं और काम हो जाता है, तो उसको बार बार किसी से ना पूछें कि कैसा लगा। वो फिर सोचता है, वो आपको हो सकता है बता भी रहा हो कि नहीं अब नहीं मुझे, हाँ ये प्रॉब्लम था। तो जैसे ही वो हिप्नोटिक स्टेट से निकल रहा है, तो पहला काम आपने ये करना है कि उसको ब्रेक द स्टेट देनी, यानी कि कोई इररेलेवेंट आपने बात करनी, और इररेलेवेंट बात करते हुए फिर आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी साथ ऐड कर दें जो उसके लिए अच्छी हो सकती। डिपेंड करता है उसका प्रॉब्लम क्या है,
आप उसमें कुछ न्यूट्रिशन सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज आप बता सकते हैं। तो फर्ज करें इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। पहली टेक्निक लेकिन आपने पोस्ट हिप्नोसिस जो यूज करनी है वो है ब्रेक द स्टेट। यानी ब्रेक द स्टेट का मतलब ये है, जैसे वो हिप्नोसिस से निकला आपने कोई इररेलेवेंट बात करनी। हाँ, यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिएगा, बात आपने इररेलेवेंट करनी लेकिन न्यूट्रल करनी, यानी कि जिसका कोई किसी पे इफेक्ट ना है। जैसे फर्ज करें कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने सेशन खत्म किया, फर्ज करें एक मेल साइकोलॉजिस्ट है, वो फीमेल का सेशन ले रहे हो, तो उनको कोई ऐसा कमेंट पास कर दे, फर्ज करें आपने ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ, हालांकि ये रेलेवेंट बात उसने की, तो लेकिन हो सकता है वो माइंड कर जाए बंदी के, लाइक आपको क्या जरूरत है मेरे ड्रेस पे कमेंट करने की। तो ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि वो इररेलेवेंट तो है लेकिन न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल आपने बात ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस ये है, जो मैं समझाऊं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ, कि आप कोई रीसेंट मील पूछ लें। फर्ज करें कि बंदा आपके पास आफ्टरनून आता है, तो आप उसे कहें लंच में आपने क्या किया, यानी कि हिप्नोसिस का सेशन खत्म होने के फौरी बाद आपने लंच की क्या खाया था, तो रूटीन में क्या खाते हैं। फिर आप साथ साथ जो है ना कुछ उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, डिपेंड करता प्रॉब्लम क्या है। फर्ज करें कोई एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप अगर समझते हैं आपको ऐसी न्यूट्रिशन का पता है जो एंजाइटी के लिए अच्छी है, तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक विटामिन अच्छे हो सकते हैं, तो आप विटामिन कौन से फ्रूट्स में ज़्यादा होते हैं, फर्ज करें जैसे एंजाइटी है किसी को, तो आप उसे सिट्रस फ्रूट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको ऐसा फ्रूट सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें विटामिन, जैसा गावा है, गावा में विटामिन सी ज़्यादा होता है, आप इस तरह की चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है करियर का कोई प्रॉब्लम है, तो करियर से रिलेटेड आप चीज़ें उनको गाइड कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आप रिलेशनशिप के हवाले से कोई टिप्स दे सकते हैं, फर्दर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ऐड करते करते आप कोई मेटाफोरिक लाइन सुना सकते हैं। मेटाफोरिक लाइन यानी कि अभी आपका सेशन वाइंड अप हो रहा है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सेशन के जाते जाते आपने कोई मेटाफोर सुनाना। मेटाफोर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी लाइन जो जो आपके मौजू के ऐसे मुताबिक हो कि आपका माइंड चेंज भी कर सकती और चेंज शुदा माइंड को पक्का भी कर सकती। फर्ज करें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, केस स्टडी आपको सुनाता हूँ। मेरे पास एक इंडियन क्लाइंट थे, तो उनका उनका मसला ये था कि उनको ना घर आए हुए मेहमान अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वो ये चाहता था कि मुझे ये अच्छे लगे, मैं ये मेरी अच्छी बात नहीं है कि घर में जो मेहमान आए हों तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छे लगने चाहिए, ये बुरी बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो मैंने उनको सेशन दिया, और इसी तरह प्री हिप्नोसिस सेशन किया, फिर हिप्नोसिस किया, फिर पोस्ट हिप्नोसिस में मैंने जाते जाते ना उनको एक मेटाफॉर सुनाया। अब जरा गौर कीजिएगा, मेटाफॉर मैंने उनको सुनाया, उन्हीं के कल्चर से आप ले मेटाफॉर। मेटाफॉर कहते हैं कि ऐसी लाइन, ऐसा जुमला जो एक सिचुएशन के लिए ऐसा हो कि आपका क्रिटिकल माइंड बंद कर दे, सोचने सोचने पे मजबूर ना करे, यानी कि आपके जिस चीज के ऊपर आप काम पहले कर रहे हैं उस चीज को वो और बूस्ट कर दे। फर्ज करें मैंने उसका सेशन लिया, तो इस चीज के ऊपर वो काफी बेहतर हुए कि उनको मेहमान अच्छे लगेंगे आप, ठीक है, वो वाकई मैंने ऐसा सेशन दिया। फिर मैंने जाते जाते उनको ना एक मेटाफॉर सुनाया। अब मेटाफॉर खुद सुनिएगा गौर गौर से। मैंने उन्हें कहा कि देखें मेरी बात सुने, जाते जाते ये आपने काम करना, ये आपका एंडिंग हो रहा है, देखें मेरी बात सुने कि अ, जिनके जिनके घरों में ना चंदन के दरख्त होते हैं ना, उनके घर सांपों का आना जाना लगा रहता है। तो यानी कि वो इंडियन था, उनकी लैंग्वेज में ये कोटेशन थी, तो उसको बड़ा जल्दी से क्लिक हुआ। हमारी क्लास में भी जो इंडियन है वो भी इसको ज़रा एम्फेसाइज करेंगे इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये था, बताने का मकसद ये था कि भाई चंदन जो है ना एक लकड़ी है जो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो पाकिस्तान में इसको मेरे ख्याल है चील के नाम से भी शायद लोग कहते हैं। तो चंदन जो है ना उनके दरख्त बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और आपको पता है उनकी दरख्तों की एक लकड़ी की खुशबू अपनी होती, तो सांप उसके ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं।
इस कहने का मतलब ये था कि आप इतने खूबसूरत हैं या आप इतने अच्छे लोग हैं कि आपके घर में लोग अट्रैक्ट होके आते हैं। तो ये जाते जाते एक बूस्टिंग लाइन थी, यानी कि हर वो लाइन जो बूस्टिंग हो, उसी बिहेवियर को और बूस्ट करे, तो उसको हम मेटाफॉर्स कहते हैं। तो मेटाफॉर ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर अलग भी आपसे बात करूंगा, लेकिन ये आपका ना स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपका हिप्नोसिस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अब इन तीनों प्रोसेस के अंदर जो जो चीजें मैंने बताई, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आपको सारी क्लैरिटी होती जाएगी। तो ये हिप्नोसिस का ये प्रोसेस है, यानी कि हिप्नोसिस को आप ऐसे लेके चलते हैं। अब मैंने तो वैसे 25 मिनट में बता दिया, बट इसके अंदर बहुत सी चीजें शामिल हैं जो हम आपको एक ना पहले से ज़हन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि आपने सेशन को करना कैसे। तो हर सेशन में जो जो चीजें आपने करनी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये मेटाफॉर के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर डिटेल से आपको बताऊंगा। ब्रेक द स्टेट अलहदा से दोबारा समझाऊंगा। एंकर्स आपको अलहदा से समझाऊंगा। सजेशंस कैसे बनाने हैं उसको भी आपको समझाऊंगा। और कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई वो भी आपको अलग से बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये हिप्नोसिस का जो प्रोसेस है, ये इसकी समझ आ गई होगी।